हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के समक्ष काशी हिंदी संस्थान आज सारा आकाश के एक प्रभावशाली जो पात्र है, इस उपन्यास का जो नायक है समर के चरित्र चित्रण पर या हम कह लें उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर आज मैं मिश्रा सर अपना विचार प्रस्तुत करूंगा। ध्यान देने की बात है कि इस पूरे उपन्यास का अगर गहन अध्ययन हम करें तो यह स्पष्ट होता है कि इस पूरे उपन्यास का मूल पात्र या मुख्य पात्र समर है। प्रारंभ से लेकर अंत तक संपूर्ण कहानी समर के इर्द गिर्द चक्कर काटती है। ध्यान दें कि सारा आकाश पूरा उपन्यास ही ध्यान दें कि आत्मकथात्मक शैली में उल्लिखित है। उपन्यास का जो मुख्य पात्र है, आप लोगों को ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे आप लोगों से अपनी बातों को कह रहा हो। तो इस तरह से यानी एक समर जो है अपनी मनोवृत्तियों को हमारे समक्ष पेश करता है। और अब हम पहले समर के बारे में कुछ पंक्तियाँ आपको बता दूं, तब उसके चरित्र चित्रण की विधिवत व्याख्या मैं प्रस्तुत करूं। समर इस उपन्यास का नायक है। ठाकुर साहब का द्वितीय पुत्र है और इसका विवाह प्रभा के साथ संपन्न हुआ है। यह पढ़ा लिखा और शिक्षित व्यक्ति है। ध्यान दें, अगर इस उपन्यास को हम गहराई से देखें तो पहली विशेषता, पहला चरित्र चित्रण ये देखेंगे वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। बहुत ही महत्वाकांक्षाएं उसकी ऊंची हैं। समर ऊंची शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, यानी वह कई कल्पनाओं को में खोया हुआ है। वह कहता है कि मैं ये करूँगा, कॉलेज का प्रोफेसर बनना चाहता है, तमाम सुख सुविधाएं उसके इर्द गिर्द चक्कर काटेंगी। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से वह महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में दिखलाई पड़ता है, जिसमें तमाम बातें हम यहाँ पर पूरे उपन्यास में देख भी सकते हैं। वह तमाम चीज़ें सोचते रहता है। और अब हम दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दें, परिश्रमी व्यक्ति या परिश्रमी विद्यार्थी, वह इस उपन्यास में एक परिश्रमी विद्यार्थी के रूप में वह दिखलाया गया है। वह काफ़ी पढ़ाई को लेकर वह दिन रात पढ़ने की कल्पना करता है और लगन उसमें काफ़ी भरा पड़ा है। विवाह होने के बावजूद भी प्रतिकूल परिस्थितियां बाधा के रूप में खड़ी हैं, इसके बावजूद भी वह पढ़ने की बात सोचता रहता है। और घर में यहाँ तक कि तमाम प्रकार के व्यवधान हैं, चक रोज ही होता रहता है। घर में लड़ाई का माहौल, झगड़े का माहौल प्रायः चलता रहता है, लेकिन फिर भी वह रात में काफ़ी देर तक पढ़ता है। यहाँ तक कि जब घर में माहौल उसको नहीं मिलता है तो अपने मित्र के घर चला जाता है वहाँ पढ़ने के लिए। ये तमाम चीज़ें इस बात की द्योतक हैं कि निश्चित रूप से समर एक वह पढ़ने वाला यानी मेधावी प्रवृत्ति का वह व्यक्ति है। अब हम ध्यान देंगे कि वह पढ़ते पढ़ते उस ज़माने में एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि लोग 5 तक 8 तक ऐसे पढ़ाई किया करते थे। तो उस समय में वो इंटरमीडिएट पढ़ रहा होता है, बाद में कॉलेज में जाता है, वार्षिक परीक्षा में वो द्वितीय श्रेणी में पास हुआ। तो ये सारी बातें यह दिखाती हैं कि पढ़ने में बहुत होशियार युवक है। तो ये दूसरा उसका प्रवृत्ति सामने आया। तीसरी बात हम यहाँ पर ये देखेंगे कि वह एक पलायनवादी और निराशावादी
उसका व्यक्तित्व है। क्योंकि पूरे उपन्यास में आप देखेंगे, शुरू में भी देखेंगे, अंत में भी देखेंगे, तो एक साफ साफ बातें हमारे सामने पेश होती हैं कि वह सोचता है कि देखिए तमाम लोग शादी विवाह नहीं किए, मुझे भी नहीं करना चाहिए। आजीवन कभी ब्रह्मचारी कल्पना करता है, तो कभी सोचता है कि तमाम लोगों ने घर द्वार छोड़ दिए थे शादी के समय में, तो शादी नहीं किया, तो वह भी शादी न करे। बाद में वह घर छोड़ने की बात सोचता है। तो ये सब उसकी पलायनवादी प्रवृत्ति को दिखाती हैं। और साथ ही साथ ध्यान दें, जो उत्साह अनेक युवकों में होता है शादी के समय, शादी के बाद, तो सारी चीज़ें उसमें नहीं देखी जाती हैं। यानी एक युवकों में जो उत्साह होना चाहिए उसका अभाव पाया जाता है उसमें। वो अपने साथियों से कतराता रहता है, अपरिचितों से भी आंख चुराता रहता है, यहाँ तक कि वो सोचता है कि सुहाग रात के संबंध में लोग उससे पूछेंगे। तो इस तरह से उसमें भागने की प्रवृत्ति आ गई है। वह प्रारंभ को वह यानी देखें तो हम ये कहते हैं कि वो खुद कहता है कि मुझे भाग जाना चाहिए था। तो गहरी निराशा उसमें व्याप्त है। तो यह सारी चीज़ों को अगर हम गहन अवलोकन करें तो सारी बातें आती हैं कि उसमें पलायनवादिता की भावना, निराशावादी भावनाएं, बीच बीच में कभी कभी रोने लगता है, वह ऊब जाता है घर से। तो तमाम जो चीज़ें हैं इससे साफ साफ प्रतीत होता है कि पलायनवादिता उसमें कूट कूट कर भरी पड़ी है। आगे बच्चों, भाग्यवादी युवक। साराकाश का उपन्यास जो है पूर्ण रूप से भाग्यवादी पुरुष है। वह भाग्य को स्पष्ट रूप से देखने का प्रयास करता है। विवाहित जीवन में के लिए भी वो मानता है कि उसके लिए बना ही नहीं है, उसके भाग्य में नहीं है, और जगह जगह पर अपने भाग्य को कोसता हुआ दिखलाई पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों को हम अगर भाग्य के बारे में देखें, साराकाश के लेखक ने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है कि उसकी सोच को दिखाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने भाग्य की गति स्पष्ट देख रहा हूँ, जैसे वह सारे इधर उधर के रास्तों को बंद करता हुआ एक निश्चित रास्ता मेरे लिए खोले जा रहा हो, और निश्चय ही वह रास्ता ऊंचाई का रास्ता है, मानवता का रास्ता है। तो ये सारी बातें इस बात की प्रतीक हैं। साराकाश का उपन्यास पूर्ण रूप से एक भाग्यवादी युवक है। अब इसके बाद अगले पॉइंट के रूप में हम अपने विचार को अगर व्यक्त करें तो देखते हैं कि वो भावुक व्यक्ति के रूप में एक अत्यंत सरल भावुक व्यक्ति है। जब जब घर में कोई घटना घटती है वह अत्यंत भावुक उठता है। जब तक वह प्रभा से नहीं बोला था वह उसके संबंध में ही सोचता रहता था। भावनाओं में बहना शायद उसे अच्छा लगता है। जब प्रभा रात को बाहर बैठी रो रही थी और पानी लेने के लिए जाते हुए उसने उसे रोते हुए देख लिया था, तब वह भावुक हो गया और उसने उससे पहली बार बात की। तो कुल मिलाकर के हम देखें, जगह जगह उसमें भावुकता की भावना भरी पड़ी है। और भी दूसरा दृश्य अगर हम देखें तो जब वो फिल्म देखने गया, फिल्म का प्रभाव पड़ा, और फिल्म का प्रभाव पड़ने के नाते उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ, और यह परिवर्तन उसकी भावुकता के रूप में भी बदल जाती है। और जब उसकी यानी छोटी बहन जो मुन्नी थी, उसकी जब ससुराल में पिटाई उटाई होती है या उसके साथ अत्याचार होता है, तो वो तमाम चीज़ें अपने आप को रोक नहीं पाता है। तो ये सारी चीज़ें उसकी भावुकता को व्यक्त करती हैं। बच्चों, अगला पॉइंट हम यह देखते हैं कि साराकाश उपन्यास का नायक उच्च आदर्श वाला व्यक्ति है। यानी उसमें बहुत ऊंची कल्पनाएं हैं, बहुत ऊंचे आदर्श के ख्वाब भी हैं उसमें। वह दहेज विरोधी है, पत्नी को अपशब्द बोलना, मारपीट से उसे नफरत है, पर बदले की भावना से ग्रसित होने पर
उसमें आवेश में आकर प्रभा के गाल पर जोरदार चाटा भी मार देता है। बाद में उसे अपने किए कराए पछतावा भी हुआ। और इसके साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि समर जो है कभी वह तमाम जो ऊंचे आदर्श के जो हमारे भारत देश में तमाम व्यक्ति रहे हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद और कभी शिवाजी, कभी महाराणा प्रताप, कभी राम और कभी कृष्ण, कभी भगवान बुद्ध, यानी तमाम लोगों के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास की कल्पना वो करता रहा। इससे प्रतीत होता है कि भारतीय संस्कृति के प्रति उसमें घोर आस्था है और ऊंचे आदर्श की कल्पना में वह सदैव लीन रहता है। उच्च आदर्श और आदर्श की जो सज्जनता की जो भावनाएं हैं उसमें दिखलाई पड़ती हैं। अगला पॉइंट अगर हम चर्चा करें उसके चरित्र की, उसकी प्रकृति की, तो एक सच्चा मित्र, एक आदर्श मित्र के रूप में वह उपन्यास में दिखलाई पड़ता है। वह मित्र कौन होता है? मित्र वही होता है जो मित्र के दुख सुख में काम में आता है। तो वही चीज़ लागू होता है। यह जो उसका परम मित्र है, विशेष रूप से हम देखते हैं कि अगर उसका खास मित्र देखा जाए दिवाकर है। दिवाकर उसके लिए बहुत कुछ करता है, उसके सुख दुख में साथ में खड़ा रहता है, कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहता है। वह भी मित्र को, यानी पढ़ने में उतना मेधावी नहीं है दिवाकर, लेकिन पढ़ाई संबंधी उसकी सहायता करता है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं ना, कक्षा में बहुत से बच्चे उसको मानते हैं, सम्मान करते हैं। तो वही स्थिति है, समर और दिवाकर की घोर घनिष्ठ मित्रता है। यही कारण है कि वो उसके साथ फिल्म देखने के लिए भी उसके साथ जाता है और वहाँ वो फिल्म देखता है और पढ़ाई लिखाई भी साथ साथ करता है। जब अपने घर में अच्छा माहौल नहीं पाता है तो वह पढ़ने के लिए अपने मित्र दिवाकर घर जाता है, वहाँ दिन भर रात भर वहाँ पढ़ाई किया करता है। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि समर जो है वे एक अच्छा मित्र है, एक अच्छा दोस्त है। ध्यान दें। अगला अगर हम उसके मूल प्रकृति की चर्चा करें बच्चों, तो अहमवादी और जिद्दी स्वभाव है। यानी कभी कभी होता है ना, व्यक्ति के विकास में अहमवादी और जिद्दीपन जो होता है ना, वह मार्ग में बाधक हो जाता है, सबसे बड़ा अवगुण बन जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हमारे उपन्यास के नायक समर में भी, चाहे वो नकारात्मक विचारों से जो ग्रसित है, उसमें अहमवाद और जिद्दी स्वभाव उसमें भरे पड़े हैं। ध्यान देने की बात है, शादी की पहली रात को प्रभा के व्यवहार से स्वयं को अपमानित महसूस करके उसने उससे बदला लेने का निश्चय किया। प्रभा को सारा काम करते देखकर उसे आत्मसंतुष्टि होती है। यानी अपनी बात पर अड़ जाने वाला व्यक्ति है, तो बाद में जिद कर देना यह उचित नहीं है। जबकि सारे उपन्यास में अगर हम देखें, गहराई से चिंतन करें, तो खास करके उसमें यह अहमवादी और जिद्दीपन कूट करके भरा पड़ा दिखाई देता है बच्चों। अब मैं अगले पॉइंट के रूप में चर्चा करते हैं, साहसी एवं संघर्षशील व्यक्ति। साराकाश का उपन्यास का नायक समर जो है वह साहसी और संघर्षशील व्यक्ति है। उसमें बहुत सारी प्रेरणाएं कल्पना के रूप में आती रहती हैं। घर की परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, वो जानता है इस बात को, घर वालों की अपेक्षाएं भी समझता है, पर वह आगे पढ़ना चाहता है, घर वाले उसे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। इन विषम परिस्थितियों में भी वह संघर्ष जारी रखता है, यहाँ तक कि कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। तो सारी चीज़ें, यानी सवेरे उठकर प्रेस जाना, वहाँ से सीधा कॉलेज, उसके नौकरी शुरू कर देने पर घर वालों का व्यवहार उससे तथा प्रभा के प्रति बदल जाता है, तो वह चिंतित होता है कि वह भी घर वालों की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाएगा। यानी इन तमाम बातों को अगर हम देखें तो ये सारी बातें मालूम होती हैं कि वह जो है एक संघर्षशील व्यक्ति है। वह संघर्षशील के साथ साथ साहसी व्यक्ति है।
उसमें साहस भी भरा पड़ा है। यहाँ तक कि रात रात परिश्रम करना, दिन दिन भर परिश्रम करना, ये तमाम चीज़ें और महाराणा प्रताप और शिवाजी की जो भावनाएं हैं उसके धमनियों में कहीं न कहीं दिखलाई पड़ता है। आगे मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट या आप कह सकते हो कि उसके स्वभाव की चर्चा मैं यहाँ पेश करने जा रहा हूँ। समर जो है क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति है। समर की एक बहुत बड़ी कमी है, क्रोध व्यक्ति के अंदर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति क्रोधित अच्छे अच्छे व्यक्ति भी हो जाते हैं, खैर वो अपनी जगह अलग बातें हैं, लेकिन बात में क्रोध करना, यहाँ तक कि क्रोध के कारण ही अपनी पत्नी की पिटाई कर दिया था, जो कि कभी कल्पना नहीं करता था कि वो अपनी पत्नी को पीटेगा। लेकिन आज वही समर क्रोध के कारण, क्रोध से वशीभूत होकर अपनी पत्नी की पिटाई कर दिया और अपने पिताजी से तर्क वितर्क कर लेता है। और यहाँ तक कि जब बाबूजी उसके वेतन के बारे में पूछते हैं तो वहाँ भी वो क्रोधित हो जाता है। इस तरह से किसी व्यक्ति को क्रोधित नहीं होना चाहिए। कहा भी गया है कि क्रोध व्यक्ति के विनाश का मूल कारण होता है, आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण कारक का काम करता है। काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, यानी अगर चार में से एक भी अवगुण आ जाए तो व्यक्ति का विकास रुक सकता है, लेकिन उसमें कई अवगुण आ गए हैं, इसलिए एक समस्या तो उसके जीवन में आ ही जाता है। तो आगे बच्चों अगला महत्वपूर्ण पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पर अब एक निष्कर्ष के रूप में मैं अपने बातों को समीक्षा के रूप में शॉर्टकट में अपने विचारों को व्यक्त कर देना चाहता हूँ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समर एक ऐसे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है जिसके महान सपने तथा महत्वाकांक्षाएं निम्न मध्यवर्गीय परिवार की आर्थिक समस्याओं के कारण टूट जाती हैं। वह परिस्थितियों से जूझता है पर उसे वह नहीं मिलता जो वह चाहता है। यह उसके अस्तित्व के संघर्ष की कहानी है। वह अपने आशाओं, महत्वाकांक्षाओं और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कारिक सीमाओं के कारण चलते द्वंद्व, हारने थकने और इन सब के बीच कोई समाधान निकालने के लिए बेचैन रहता है। इस तरह से संपूर्ण कथावस्तु समर के इर्द गिर्द प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से चक्कर काटती है। इसलिए समर इस उपन्यास का नायक ही नहीं बल्कि एक महान मुख्य पात्र है, लेकिन उसमें तमाम गुण भी हैं, अवगुण भी बहुत सारे हैं जिनका मैंने वर्णन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूँ। धन्यवाद।